बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिद रज़ा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 3 फरवरी 2026 मंगल का दिन है। आज की ख़बरों में नाज़रीन ईरान को शामिल करेंगे और साथ बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे। ईरान में नाज़रीन एक तो ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पे आमादा हो गए हैं। क्या ये मुज़ाकरात अमरीकी धमकियों के नतीजे में अमल में आई है? क्या अमरीका ईरान के मिसाइल टेक्नोलॉजी से डर के मारे ये मुज़ाकरात कर रहा है? तुर्की के बीच में क्या अहम रोल है? और साथ क्या ये मुज़ाकरात चीन और रूस के बढ़ते हुए मशकें अमरीका अपने लिए ख़तरा देख रहा था, उस हवाले से ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? या चीन का जो इस टाइम पे पूरे ईरान और पूरी दुनिया पे उस टाइम पे इसके सैटेलाइट जो हैं वो निगरानी कर रहे हैं, इस डर के मारे अमरीका मुज़ाकरात कर रहा है। अब डर अमरीका का और डर ईरान का, दोनों अतराफ में नाज़रीन खुल के बात करेंगे। साथ ही नाज़रीन बलूचिस्तान में 72 घंटों में जो हुआ वो आपने देखा, बैनुल अक़वामी साजिश मुकम्मल इसमें नज़र आ रही है। उस हवाले से बात करेंगे। जो इज़राइल के मुहक्किक और दानिश्वर हैं जिन्होंने एतराफ़ किया बलूचिस्तान में, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ अपनी नाकामियों पे और आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस को 24 घंटों में जो कामयाबियाँ मिली है, जो ऑपरेशन अब भी जारी है, उस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। नाज़रीन ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान अमेरिका इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। दोनों अतराफ से राज़ी हो गए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कन्फर्म कर दिया है, उनके सदर पज़ेश्कियान ने भी, ईरान के सदर पज़ेश्कियान ने भी मुज़ाकरात के लिए हाँ कर दी है और बाकायदा दोनों अतराफ से टीमें बन गई हैं और इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात जुम्मे को होने जा रहे हैं। इस मुज़ाकरात से पहले ही ट्रंप ने एक और धमकी दे दी है कि मशरिक़ वस्ता का शुमाली कोरिया जो है वो ईरान बन गया है और अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, मुआहिदा नहीं होता है, तो जंगी फ़ौजी कार्रवाई जो है वो ईरान पे अमल में लाई जाएगी। मगर नाज़रीन आप देखें तो मुसलसल 14 से 15 दिन से अमेरिका ने मुकम्मल नाकाबंदी कर रखी है, मशरिक़ वस्ता को मुकम्मल तौर पे सेव कर दिया है, अपने इत्तेहादी मुस्लिम ममालिक को मुकम्मल तौर पे फ़िज़ाई दिफाई निगरानी उनकी मुकम्मल कर ली है। उनके पास पहले से दिफाई निज़ाम मौजूद थे अमेरिका ने ही उनके दिफा की ज़िम्मेदारी ली है। उसके उनको बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका को दिए जाते हैं उसकी हिफाजत के लिए, मशरिक़ वस्ता की हिफाजत के लिए। उसके बावजूद पेट्रियट और थार जैसे सिस्टम दोबारा इंस्टॉल कर दिए गए हैं ताकि ईरान के साथ अगर जंग होती है तो उनके दोस्त ममालिक जो हैं जिनकी ज़िम्मेदारी अमेरिका ने ली है उनको नुकसान ना हो। उसके बावजूद हालात जो है वो मुसलसल कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। एक डर और एक खौफ है, अमरीकी धमकियां काम नहीं आ रही। नाकाबंदी करने के बाद अब जाके जो तुर्की बीच में अहम रोल अदा कर रहा है, अपनी सफारतकारी कर रहा है और अमेरिका को बार बार समझा रहा है कि आप इस जंग में नुकसान होगा, पूरे एशिया का और पूरी दुनिया का और अमेरिका का नुकसान होगा। लिहाजा ईरान को भी राज़ी कर लिया गया है। और तुर्की का नाज़रीन कमाल देखें, तुर्की इस्लामी दुनिया में इस टाइम पे एक ऐसी पोजीशन पे है कि उसके इज़राइल के साथ अच्छे ताल्लुकात, कारोबार करता है, उसके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात, उसके मशरिक़ वस्ता में दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, पाकिस्तान के साथ भाईचारे वाले ताल्लुकात, फ़लस्तीन के मामले पे सबसे ज़्यादा डटा हुआ भी वही है, मुस्लिम ममालिक के साथ खड़ा होने वाला भी वही है, भारत और पाकिस्तान में खुल के पाकिस्तान का साथ देने वाला भी तुर्की है। इंडिया की तिजारत को खातिर में ना लाते हुए उनकी अरबों डॉलर की सरमायाकारी, उनका कहना था कि ज़ाया हो जाए, अपने दोस्त और भाई को नहीं छोड़ेंगे। मगर तुर्की का ये रोल नाज़रीन इंतहाई अहम है, दूसरे मुस्लिम ममालिक में ये नहीं है। अब पाकिस्तान है तो आप देखें यहाँ पे इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है, हम एक लाइन ले भी नहीं सकते। और उनका इज़राइल के साथ बाकायदा जो है वो अरबों डॉलर का तिजारत भी हो रहा है, मिस्र का भी हो रहा है अरबों डॉलर का तिजारत। मगर मिस्र में और तुर्की में फिर बड़ा फ़र्क है। मिस्र जो है वो ऐसा है जैसे मशरिक़ी वस्ता के दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं
جو ڈیپینڈ کرتے ہیں امریکہ پہ، اسی طرح وہ بھی امریکہ اگر ہاتھ اٹھا لے تو سیسی کی حکومت آج گر جائے گی. مگر اردگان کی حکومت ترک میں ایسی نہیں ہے. ترک اپنے تعلقات کے بلبوتے پہ آج دنیا میں اپنا ایک مقام بنا چکا ہے. امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کے باعث اب وہ مذاکرات پہ کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر گیا، مگر اس میں ایک ڈر امریکہ کا بھی ہے، اس میں ایک خوف اسرائیل کا بھی ہے. اس خوف کے مارے اور جو سب سے بڑا ڈر ہے وہ چین کا ہے. دیکھیں ناظرین، دفاعی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے. اس سے پہلے سپر پاور کے پاس دنیا کی ہر چیز ہوا کرتی تھی سیٹلائٹ کے تھرو، ریئل ٹائم تصاویر نکالنا ہو گیا، پن پوائنٹ میزائل ایکوریسی ہو گئی ہے. یہ سارا آپ سیٹلائٹ کے تھرو کر سکتے ہیں. اب اس دنیا میں جی پی ایس جو امریکہ کا تھا اس میں قدم رکھ دیا چین نے بھی. بیڈو تمام تر ایران کے ساتھ جو ان کے معاہدے ہوئے ہیں 25 سال کے، جو اسٹریٹجک معاہدے کیے گئے ہیں ایران کے ساتھ 25 سال کے، کہ ہم ایک دوسرے سے انٹیلیجنس شیئرنگ اور معلومات کریں گے. یہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے. دفاعی تعاون بھی ایک دوسرے سے کے ساتھ کریں گے. وہ ایران عسکری مد میں استعمال کر رہا ہے اور سیویلین مد میں استعمال کر رہا ہے. اور یہ جو بیڈو ہے، اس کی جو صلاحیت ان کے پاس ہے، جو ریئل ٹائم کی یہ مانیٹرنگ کرتے ہیں. چین کے پاس ہائی ریزولوشن والی جو سیٹلائٹ موجود ہیں، وہ زمین کے انتہائی نزدیک جا کے تصاویر لے سکتے ہیں. تو اس ٹائم پہ پورے ایران پہ ایسا سمجھیں، پوری دنیا پہ، مگر اس ٹائم پہ چونکہ امریکہ ایران پہ چڑھائی کرنا چاہ رہا ہے، تو چین نے مکمل طور پہ اس ٹائم پہ ہر چیز کو مانیٹر کر رہا ہے اور اس کو تفصیل دے رہا ہے کہ اتنے فاصلے پہ، اتنے لوکیشن پہ، فلاں بیڑے میں یہ چیز موجود ہے. اس حساب سے ایران اپنی تیاری کر رہا ہے اور وہ میزائل وہ سیٹ کر رہا ہے اس اینگل سے، اس جگہ سے کیسے نشانہ بنانا ہے. حالانکہ ان کا جو بیڑا ہے اپنی لوکیشن تبدیل کرتا رہتا ہے. امریکہ سمجھ رہا تھا کہ ہم آتے ہی وینزویلا میں جس طرح ہم نے سب کو جیم کر دیا تھا اپنے جیمر لگا کے، اسی طرح ایران میں کر پائیں گے. ایران میں وہ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ جی پی ایس بمقابلہ بیڈو آ گیا. چین جنگی مشقیں بھی چل رہی ہیں، مگر چین کا انتہائی اہم کردار ہے اور ڈر ہے، خوف ہے. اگر اس جنگ میں امریکہ حملہ کرتا ہے اور وہ اپنے جیمرز اس کے ناکام رہتے ہیں، جی پی ایس، اور بیڈو اس پہ طاقتور ثابت ہوتا ہے اور ایران کے نشانے درست لگتے ہیں، تو امریکہ کا بڑا نقصان ہوگا. اس بڑے نقصان کے بعد وہ 10 سال پیچھے جا سکتا ہے فوجی طاقت کے لحاظ سے. لہذا وہ اپنی فوجی طاقت کم بھی نہیں کرنا چاہے گا، مگر ہاں دنیا کی بڑی فورس امریکہ ہے، وہ ماننا پڑے گا. اس کے پاس طریقے ہیں. اب وہ یہ جو دھمکیاں 15 دن سے لگا رہا ہے اور چاروں اطراف سے گھیر رہا ہے اور مشرق وسطیٰ کو اس نے سیو کر دی ہے، تو وہ چاہ رہا ہے کہ مذاکرات ہوں، ہر لحاظ سے مذاکرات ہوں اور ان کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے سے روکا جائے. ایران وہ مان بھی گیا کہ ہم ایٹمی صلاحیت پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس پہ جب ایران راضی ہو گیا تو آگے میزائلز پہ بات ہوگی. تو لگ ایسے رہا ہے کہ وہ معاہدے جو ہے وہ آلموسٹ طے پا جائیں گے، ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو اس ٹائم پہ اپنا بھی ایک ڈر ہے. ناظرین، ساتھ بات کرتے ہیں بلوچستان کی. بلوچستان میں کیا ہوا 72 گھنٹوں میں ہم نے دیکھا جو حالات بنے. جمعیت علماء اسلام کے جو سینیٹر ہے کامران مرتضیٰ، انہوں نے اس سینٹ میں بڑے کھلے الفاظ میں کہا کہ 12 سے 14 شہروں پہ آدھے دن کے لیے ٹیک اوور کر لیا گیا تھا. اتنے لوگ آنا، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 200 لوگوں کو مار دیا ہے بیلے کے دہشت گردوں کو، تو ناظرین سوچنا پڑے گا کہ 200 اگر ہم نے مار دیے تو اسی طرح 100-150 زخمی بھی ہوئے ہوں گے اور اسی طرح 50-60 کو ہم نے گرفتار بھی کیا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ تعداد میں آئے تھے. جو ہم کل پرسوں کہہ رہے تھے کہ 200-250 کی تعداد میں آئے ہیں، لگ رہا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے. جو سوالات جنم لے رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں. 14 مقامات پہ یکدم، کوئی 52 کہہ رہا ہے، کچھ 55 کہہ رہا ہے. 14 مقامات کو آپ پکڑ لیں کہ 14 مقامات پہ یکدم حملہ کرنا، یہ ایک پاکستان کے خلاف ایک بڑی سازش تھی. سیکیورٹی فورسز کا کمال کیا تھا کہ جو 400-500 آئے تھے، فرض کرو
400 आए थे, तो 200 को तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया। अब उसमें सरेंडर भी 40-50 ने कर दिया, जिनमें अहम कमांडर भी शामिल है और फील्ड कमांडर भी शामिल है। 50-60 बीच में ऐसे जख्मी हैं जो हॉस्पिटल में हैं, उनको भी पकड़ दिया। मतलब 300-350 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने कमाल किया इस हद तक कि इनको काबू किया। बाकी पाकिस्तान में आप देखें तो पूरे पाकिस्तान का 44-40% हिस्सा रकबा वो बलूचिस्तान का है, एक बड़ा इलाका है। इस बड़े इलाके में ये BLA और BLF इनको जो फंडिंग हो रही है वो भी हमारे सामने है। जो कल वज़ीर दिफा ने जो इंकिशाफ किया उस पर मैंने थोड़ा, उन्होंने तो उस गन का नाम नहीं बताया, उस राइफ़ल का, मगर हमने उसका थोड़ा सर्च किया। फिर M4 कार्बाइन जो है और M4A ये 20 लाख रुपए में मिलता है, जो लेज़र गाइडेड सिस्टम होता है। थर्मल स्कोप धुंध और रात को जिस्म की हरारत को पहुंच के ये टारगेट को एक्यूरेट करता है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद किए वो 20 लाख मालियत के तकरीबन है। अब 20 लाख की मालियत का एक गन अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए और वहां पे वो 7.2 अरब का असला छोड़ के गए। साथ अभी जो इजराइल के एक दानिश्वर मुहक्किक जो है एंडी कोहन, थिंक टैंक है इजराइल के, उसमें शामिल हैं। उनकी सोशल मीडिया पे बाकायदा वीडियो, एक चैनल को उन्होंने जो वीडियो दी है कि शाम जो है वो ख़त्म हो गया, स्टेट ख़त्म हो गई, लबनान ख़त्म हो गया, यमन ख़त्म हो गया, ये जो ईरान है वो तकरीबन अब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा बलूचिस्तान का, और बलूचिस्तान में जो है वो काम चल रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल जो है उसने नज़र जमाई हुई है। एक राइफ़ल का इतनी बड़ी फंडिंग हो रही है कि तकरीबन $5 और $6,000, आप $7,000 $6,000 तक एक एक गन जो है वो हमारे खिलाफ लेज़र गाइडेड सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। तो दहशतगर्दों को बाकायदा जो है वो फंडिंग मिलती है। ये आप ज़हन से निकाल लें कि भारत का बॉर्डर बलूचिस्तान के साथ नहीं मिलता, इजराइल का बॉर्डर नहीं मिलता, पैसे किधर से कैसे मिल जाते हैं, 100 तरह के तरीके हैं। आजकल तो अफगानिस्तान पे गहरी नज़र है, दुश्मनों में इजाफा भी हो गया है, बॉर्डर का मुल्क है, मगर तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान की किसी भी काम नहीं है। जब तक तालिबान की हुकूमत रहेगी पाकिस्तान मुश्किल में रहेगा। और पाकिस्तान को ये समझ भी आ गई है कि तालिबान की मौजूदा हुकूमत को किसी न किसी तरीके से साल 2026 में इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा, यहाँ पे रजीम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नुकसान हमें वहीं से हो रहा है। और ये इमदाद और ट्रेनिंग फ़िलहाल ईरान से ऑक्सीजन कटी हुई है, और ये ऑक्सीजन जो मिल रही है ये अफ़गानिस्तान से थ्रू इज़राइल, इंडिया, अफ़गानिस्तान, और फिर बॉर्डर 2640 किलोमीटर का बॉर्डर में तकरीबन 1100-1200 का बॉर्डर आप बलूचिस्तान में शेयर कर रहे हो, वहीं से सब कुछ हो रहा है। ये BLA की और BLF की क़ियादत जो है वो भी वहाँ पे मौजूद है, जो कई दफ़ा सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम्युनिकेशन पकड़ी है। तो एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है इस टाइम पे बलूचिस्तान के ख़िलाफ़। पूरे मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद होना पड़ेगा। सियासी इख्तिलाफ़ात हमारे आपस में हो सकते हैं, उसको एक साइड पे उठा के रख दें। जब खैबर पुख्तनख्वा के एक सूबे की बात आएगी, बलूचिस्तान के एक सूबे की बात आएगी जहाँ पे दुश्मन हमलावर होगा पाकिस्तान पे, वहाँ पे कोई तहरीक इंसाफ नहीं, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, कोई मुस्लिम लीग नून नहीं, कोई जमीयत जमात इस्लामी वगैरह नहीं, सबको एक होना पड़ेगा तभी, और अपनी अफवाज के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। ये भी जहन से निकाल लें कि इन्होंने हमारी चोरी की है, हमारा मैंडेट चोरी किया है, हमारा ये किया है। उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता। पिछली कई बार हम कह चुके हैं कि ज़िया-उल हक ने जो मैंडेट चोरी किया था भुट्टो ने 1971 में, तो शेख मुजीबुर रहमान का चोरी किया था। इख्तिदार में वो रहे, 77 में फिर उसकी चोरी पकड़ी गई। उस डिटेल में जाना नहीं चाहता। नवाज शरीफ, बेनज़ीर, इमरान खान, वो तो पाकिस्तान में एक सिस्टम है। हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात, आपस के इख्तिलाफ़ात मुल्क में लाख होंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। ऐसे मौके पे वारियर का किरदार अदा करें, अपनी अफवाज के पीछे खड़े रहें। इस सर्दी में, इस मुश्किल में हमारे सिपाही जो इस टाइम पे लड़ रहे हैं, मुश्किल की इस घड़ी में शहादतें दे रहे हैं, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, इनको देखना पड़ेगा, इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप तभी हक अदा कर सकते हो।
कलम से अदा कर सकते हो। सोशल मीडिया आजकल है, सोशल मीडिया पे अपना रोल प्ले करो, खुदा के लिए निकल आओ अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बात करने से। लाख बुराइयां हमारी इस्टेब्लिशमेंट में हैं जो जमहूरियत में दाखिले होने की कोशिश करते हैं और कभी एक को लेके आते हैं, कभी दूसरे को लेके आते हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर ये बड़ा क्रूशल टाइम है, बड़ा सख्त टाइम है। जो इजराइल के ये एडी कोहन का बयान मैंने सुना है तो इतना मैं समझ गया हूँ कि अब, और ये जो राइफल्स M4 कार्बाइन और ये M4A1 जो है वो बरामद हुई है, जो 20 लाख की एक राइफल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने अरबों रुपए और करोड़ों डॉलर इन पे लगाए गए हैं। हम अपनी गलती भी मानते हैं, और जो मैं बार बार कहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस, ये जो दहशतगर्दों ने हमला किया है, ये आम मकामात पे हमला नहीं किया है। DC ऑफिस पे किया है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पे किया है, पुलिस थाने पे किया है, FC हेडक्वार्टर पे किया है, DSP ऑफिस पे किया है, चौकियों पे किए हैं, कैडेट कॉलेज नोशकी पे किया है। ये ऐसे हमले हैं कि आपकी सिक्योरिटी पे जिस तरह दुश्मन हमले करता है। उन्होंने तो बाकायदा ऐलान कर दिया, एक फोर्स बनाई है बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट, वो तो बाकायदा वर्दियों में भी घूम रहे, अरबों रुपए उन पे नछावर हो रहे, पैसा उनको मिल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको दी जा रही है। अब बलूचिस्तान में जो 4th शेड्यूल का मामला है वो अप्लाई किया जा रहा है। वो इस तरह अप्लाई किया जा रहा है कि ये जो लापता 1200, 1500 बताए जा रहे हैं, ठीक है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस वजाहत कर दें उसकी कितने लापता हैं, क्यों उठाएं क्यों नहीं उठाएं। उसके अलावा जो 8-10 हज़ार लोग अपने घरों से गायब हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नहीं है। 5-6 हज़ार, 8 हज़ार, ये ऐसी फिगर है कि ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता, मगर अब उस पर काम शुरू हो गया। बलूचिस्तान की हुकूमत ने उस पर काम शुरू कर दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। वालिदैन को पता है कि हमारा बेटा जो है वो BLA के साथ है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं बता रहा। उनको शेड्यूल 4 में डाला जाएगा, उनको फिर अंदाज़ा होगा, क्योंकि उनको कंप्लेन करनी पड़ेगी कि हमारा बच्चा जो है वो कहाँ है, साल 2 साल से वो नहीं आ रहा, उसको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो बलूचिस्तान में ये मामला चल रहे हैं, ये नहीं कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में बहुत से ऐसे मसाइल हैं, उस पर बात शुरू की जाए तो उसमें 2 दिन भी कम है। मर्जी की हुकूमत वहाँ पे हम बनाते हैं, अवाम की हुकूमत वहाँ पे हमने कभी नहीं बनाई। अरबों रुपए जितनी करप्शन बलूचिस्तान में होती है, शायद ही पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे में हो। वफाक में भी इतनी करप्शन नहीं होती। ये वडेरे, ये सरदार, ये नवाब, ये हमारे ब्यूरोक्रेसी, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, ये हमारे पॉलिटिशियन सब मिले हुए हैं, दबा के करप्शन कर रहे हैं, कमी नहीं हो रही। 100 तरह के मसाइल हमारे हैं, मगर इस टाइम पे आपको देखना पड़ेगा। ये जो हमला किया गया है, इससे पहले ये जो हारूफ 2 का नाम इन्होंने दिया है, काला तूफान, ये एक नवाब अकबर बुगटी की वफात जब हुई थी, उसकी बरसी जो 2024 में थी, एक वो हारूफ 1 था। तो वो ऑपरेशन किया गया और अब ये ऑपरेशन किया गया। इसमें इनको जो सपोर्ट मिल रही है, इनकी जो तादाद अभी सामने आ रही है, वो यही है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस उनको भी देख रही है कि जिन्होंने रास्ते में इनकी मदद की, मुखबिर इनके इलाकों में मौजूद हैं, कोयटा तक ये आ गए हैं। कोयटा में ऐसे ऐसे मकामात पे इन्होंने हमले किए हैं कि हैरान कौन है। मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नोशकी में कल पूरा दिन कार्रवाई की, पूरे बलूचिस्तान में कार्रवाई हो रही है। 7 तो नोशकी में दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, ज़्यादा लोगों ने सरेंडर किया है। फील्ड कमांडर्स जो हैं उनके BLA और BLF के, उन्होंने सरेंडर किया है। 8-10 ख़वातीन ने सरेंडर किया। इसी तरह दर्जनों जो उनके जवान हैं उन्होंने सरेंडर किया है। ज़ख्मी लोग हॉस्पिटल में उनको लेके गए हैं, काफ़ी निशाना बने हैं दहशतगर्द BLA के जो हैं। मगर एक सवाल नाज़रीन यहाँ पे अपनों से भी बनता है कि ये पसनी से लेके खुजदार, नोशकी, कोयटा, खारान, मुख्तलिफ इलाकों से ही आए हैं। हमारी इंटेलिजेंस में भी कमी थी ना। अगर हम गए होते, सिक्योरिटी फोर्सेस हम है ना, सिक्योरिटी फोर्सेस फ़र्ज़ करो मैं हूँ, मेरी जगह पे हमला हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्हीं की जगह पे हमले करने चाहिए। इन्होंने उल्टा सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले किए। तो यहाँ पे फिर मसला बन जाता है, वहाँ पे अवाम जो है वो फिर
خوف میں مبتلا ہوتی ہے, ڈر بھی ان میں ہوتا ہے, جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے. تو سیکیورٹی فورسز پہ کم از کم حملے نہیں ہونے چاہیے تھے. اپنی انٹیلیجنس کو بھی ٹائٹ رکھے. کچھ ہماری فیلئر بھی ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. اپنے بارڈر کو بھی زیادہ, جو افغانستان کے ساتھ ہے, اس کو بھی ٹائٹ رکھیں. اور یہ آپریشن آپ کو کرنا پڑے گا. ابھی بلوچستان 44% علاقہ ہے, ٹھیک ہے, ہزاروں کلومیٹر آپ کو دور جانا پڑتا ہے, مگر یہ ہزاروں کلومیٹر سے دور آ کے ہی ہم پہ حملے کیے انہوں نے. تو وہاں پہ سیکیورٹی کو, اپنی سیکیورٹی فورسز کو, جو ہماری پاک افواج ہے, اس میں اضافہ کرنا پڑے گا. لوگ بولتے ہیں کہ وہاں سے سیکیورٹی کم کریں, ابھی آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی. جو لیویز نے, جو بی گریڈ ایریا تھا, 80% جو شروع سے پاکستان بننے سے لے کے یہ 2025 تک یہ لیویز ہی دیکھتی رہی, جو سرداروں نوابوں کے کام کرتے رہے. اسی لیے ہماری سیکیورٹی ٹائٹ نہیں تھی. اب سیکیورٹی کو ٹائٹ کریں. لیویز کو اپنے آلموسٹ ختم کر دیا, پولیس میں ضم کر دیا. پاک فوج کی نفری کو وہاں پہ بڑھائیں. اگر 40,000 ہیں, 50,000 ہیں, تو 80,000 کر دیں, 70,000 کر دیں. اور باقاعدہ ان کے خلاف ان کے اڈے, ملک کے اندر ان کے اڈے موجود ہیں, ان کے سہولت کار موجود ہیں, ان پہ ہاتھ ڈالیں. کوئی معافی نہ آئے, کوئی معافی ان کو نہیں دینی چاہیے. آپ کو بے رحم آپریشن ان کے خلاف کرنا پڑے گا. یہ آپ کے ملک کو توڑنا چاہ رہے ہیں. پورا ملک اس ٹائم پہ سیکیورٹی فورسز کی پشت پہ کھڑا ہے. سیکیورٹی فورسز کی جانیں جا رہی ہے, یہ ہمارے ہی بھائی ہیں. تو اب پورا پاکستان جب آپ کی بیک پہ کھڑا ہے, تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ صوبائی حکومت, وفاقی حکومت, اپنی من مرضی کی حکومت بلوچستان میں اس ٹائم پہ ہے. اپنی من مرضی کی حکومت وفاق میں ہے. وہ مسئلہ بھی نہیں آ رہا جو خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے. سیدھا آپریشن کرنا ہے, ان کا خاتمہ کرنا ہے. تمام تر وسائل استعمال کریں, اور تمام تر وسائل سے آپ کو کوئی روک بھی نہیں رہا. ان کا خاتمہ کرے. آگے اسرائیل جو ہے وہ مزید حالات خراب کرنے والا ہے. اللہ نہ کرے ایران میں چینج آتا ہے, جو نہیں آنی چاہیے. وہاں پہ مہنگائی نے تباہی مچائی ہوئی ہے. وہاں پہ 1.5 ملین کا ایک ریال ہے ایران کا. 1.5 ملین ریال کا $1 ہے. 44 سے 52% پہ انفلیشن جو ہے, مہنگائی جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, لوگ حکومت کے خلاف ہیں, مگر اس حد تک نہیں ہے کہ وہ ملک پہ امریکہ اور اسرائیل کو لے کے آئیں کہ آؤ ہماری مدد کرو. اس کی آڑ میں انہوں نے اپنے بندے چھوڑے. اگر یہاں پہ حکومت تبدیل ہوتی ہے, جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بعد میں تبدیلی ہونے کے بعد آزادی ہو جائے گی, اسلامی نظام ختم ہو جائے گا, عیاشی شروع ہو جائے گی, پابندیاں ہٹ جائیں گی, پاکستان کو تیل ملے گا, پاکستان کو گیس ملے گا, مگر آپ کو بلوچستان پہ نظر ہوگی. اور جو بلوچستان سیستان جو ایران میں ہے, اور یہ ان کو ایک کرنے کی کوشش کی جائے گی. وہی گریٹر بلوچستان اور یہاں پہ گریٹر افغانستان کی بات چل رہی ہے. دنیا سازش کر رہی ہے پاکستان کے خلاف. الحمدللہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز بہادر سیکیورٹی فورسز ہیں. مجھے یقین ہے اگر وہ دنیا کے چوتھے بڑے آرمی کو, اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو, ان کی فضائیہ کو, ان کی افواج کو 4 گھنٹوں میں 3 گھنٹوں میں چھت کر سکتی ہے, تو یہ گوریلا وار لڑنا, یہ پہاڑوں میں ان کے خلاف لڑنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے, مگر پاکستان کے لیے ناممکن نہیں ہے. ڈر صرف یہی ہے کہ 2020 سے 26 سال ہو گئے ہیں. خدا کے لیے پاکستان کی حکومت سے کہہ رہا ہوں, بلوچستان کی حکومت سے کہہ رہا ہوں, وسائل موجود ہیں, آپ کی من مرضی کی حکومت ہے. اتنی بڑی اپوزیشن آپ کی کوئی ہے نہیں کہ آپ کے خلاف کوئی بات کرے. تو یہی بہترین ٹائم ہے ان کا خاتمے کا. کریں جو ہم کہتے ہیں کہ 1200 ہیں 1500 ہیں, میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ 5-6 ہزار 7 ہزار کے قریب ہوں گے. اب یہ جو حملہ انہوں نے کیا ہے, اب اس سے تعداد زیادہ لگ رہی ہے. تو کریں, آپ کو یہ کرنا پڑے گا. بلوچستان کو سیو کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنا پڑے گا جو ابھی باقی ہے, اور یہی آپ کے پاس بہترین وقت ہے. ایسا موقع پھر آپ کو نہیں ملے گا. تو سیکیورٹی فورسز کو, بلوچستان حکومت کو, وفاقی حکومت کو فوری طور پہ ایکشن لینا پڑے گا, اور ان دہشت گردوں کو مکمل طور پہ ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا. آگے جا کے آپ نے 2026 میں افغانستان میں جو ان کے ٹھکانے ہیں ان کا بھی بندوبست کرنا ہے. ٹائم ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. ان کے بندوبست کرنے کے لیے پہلے ان کی صفائی دونوں صوبوں سے ہونی چاہیے. ڈیٹیل سے انشاءاللہ اگلی ولاگ میں بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.